नमस्ते मेहर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। विमेंस को अपनी बॉडी में मोर कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, मोर सपोर्टिव रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। तो कैसे कर सकती हैं वो ये चीज़? हमारा जो पूरा मीडिया, सोशल मीडिया देख लिया जाए, एवरीथिंग इज़ बिल्ट ऑन वेरी हाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी से तंग हैं। वो भी उठ रहा है तो कह रहा है यार आज मेरी शक्ल ठीक नहीं लग रही, चाहे उसमें उसने कितने इंजेक्शन क्यों ना डाले। बेली डांस एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसका अटायर पहनते ही लोगों को ना बड़ा इनसिक्योर सा फील होता है इंडिया में। ये सच है, आप एक सेंशुअल औरत हो, आप अपनी बॉडी को एंजॉय कर रहे हो, आप सेंशुअली मूव करना चाहते हो, आप एक आर्टिस्ट हो, बट लोग जब आपको एक ऑब्जेक्ट या एक सेक्स प्रोडक्ट पे रिड्यूस कर देते हैं ना, बहुत दर्द होता है इससे, बहुत दर्द होता है। तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों के लिए क्या 4 से 5 बेस्ट एडवाइस हम दे सकते हैं जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक है? फुल्ली ब्लॉक कुछ नहीं, इम्बैलेंस होता है फूड हैबिट्स लाइफस्टाइल की वजह से। हमारा एक सेंटर शायद बहुत पावरफुल है, पर हमारा कोई एक सेंटर कम पावरफुल है। सभी लोगों को नमस्ते, आपका स्वागत है एक अमेजिंग पॉडकास्ट में जहां पे हम हैं मेहर मलिक जी के साथ, जो कि हैं इंडिया की फर्स्ट बेली डांसर। एंड आज हम उनसे जानेंगे अमेजिंग 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 चीजें उनकी लाइफ के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें जो आज हम सीखने वाले हैं। नमस्ते मेहर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेहर जी, अपने बारे में एक बार सबको बताएं, आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं आपके बारे में एक बार। सो अगर मैं ये कहूँ, मोस्टली आई वुड से हिंदुस्तान में लोग मुझे बेली डांसिंग के लिए जानते हैं। मैं इंडिया की पहली इंडियन बेली डांसर हूँ। एंड अक्सर यही होता है कि हम लोगों को वो जो काम करते हैं उससे एसोसिएट कर देते हैं। तो बहुत सालों तक आई थिंक यही एसोसिएशन बन के रखा है लोगों ने। मेहर इज़ अ बेली डांसर, सो दिस इज़ माय बेसिक इंट्रोडक्शन। बट अगर मैं जेन्युइनली आपको कहूँ कि करंट स्पेस में जहाँ पे हूँ एट दिस फेज ऑफ माई लाइफ, आई एम एन एम्बॉडीमेंट एजुकेटर एंड ब्रेथवर्क कोच। और मेरा मकसद और मेरा धर्मा यही है कि मैं लोगों को उस किस्म की लाइफ जीने में मदद करती हूँ जिस किस्म की लाइफ वो खुद जीना चाहते हैं, पर शायद हिम्मत नहीं बना पाते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसी से रिलेटेड आज सारी बात करेंगे। सो कैसे कोई बंदा एक नॉर्मल इंसान से एक स्पेशल इंसान बन सकता है आपके पास आके? कुछ लैक ऑफ फायर जो हम पूरा देखते हैं आज की क्रिएट में, कि बंदे में कुछ लैक ऑफ फायर है। तो मान लीजिए मेरे पास बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं है, या मैंने बिल्कुल कुछ अर्जित नहीं किया, मैंने कुछ काम नहीं किया, बट फिर मैं आपके पास आता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि कुछ आप एक जेनरिक इंसान को एक स्पेशल इंसान बना सकते हो? डू वी हैव दिस पावर? और सैक्रेड सेक्सुअलिटी या एम्बॉडीमेंट से हम कैसे बेहतर बन सकते हैं? अभी भी इंडिया में इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो प्लीज बताइए सैक्रेड सेक्सुअलिटी क्या है, और कैसे ये किसी आम इंसान को खास बना सकती है आपकी नज़रों में? सो आई थिंक मेरे मेरे माँ बाप को मैं अक्सर पॉडकास्ट में रेफरेंस करती हूँ, इसलिए रेफरेंस करती हूँ क्योंकि इसका जो सबसे पहला बीज है ना, उन्होंने बोआ है बाय बिलीविंग कि उनके बच्चे ऑलरेडी स्पेशल हैं। हमें कभी भी कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने माँ-बाप का प्यार पाने के लिए। मुझे लगता है सारी जो जो ट्रॉमा होता है ना, जैसे हम अडल्ट बनते हैं और हमें रियलाइज़ होता है कि यार लाइफ में कुछ ठीक नहीं था, या कुछ चीज़ें गलत करी हमारे माँ-बाप ने, या इस चीज़ का दर्द है, या इस चीज़ का गम है। वो कहीं न कहीं इधर से हो चालू होता है, इधर से शुरू होता है, जहाँ पर हमारे पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्टेशन रखते रहते हैं। 90s में लेकर आओ, ये करो, इस अवार्ड को जीत कर आओ, ये फ्रेंड्स टाइप तुम्हारे ये टाइप के फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, ये प्रूव करके दिखाओ। मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो मेरे काम के ज़रिए मैं सबसे पहले लोगों को यही सच एक शीशे के ज़रिए दिखाती हूँ कि आप ऑलरेडी स्पेशल हो। तो आधा काम तो वहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। अगर खुदा ने माना है कि हमारा इस दुनिया में आना ज़रूरी था, और अगर हम मानते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है वो ऊपर वाले की वजह से हो रहा है, तो मेरा यहाँ होना ही काफ़ी है। एंड उसके ज़रिए ऑलरेडी मैं स्पेशल हूँ। ऑलरेडी आई एम स्पेशल। आप कभी नहीं कहते ना कि एक आम का पेड़ एक एप्पल ट्री से ज़्यादा स्पेशल है। एक आम के पेड़ का अपना काम है, एक एप्पल के पेड़ का अपना काम है। सो सबसे पहला काम यही होता है, लोगों को वापस उनकी खुद की यूनिकनेस से मिलाना। क्योंकि आप में जो क्वालिटी है और मुझ में जो क्वालिटी है, वो अलग है, और वो अलग होने की वजह से ही स्पेशल ऑलरेडी है। एक तरीके से देखा जाए तो सारे इंसान कनेक्टेड हैं और हम सब एक ही हैं, एक समान हैं। पर अगर एक दूसरे लेंस के ज़रिए देखा जाए तो
दो लोगों में कोई उनके स्ट्रेंथ्स और उनकी डिफरेंसेस, उनके वीकनेसेस, उनके गिफ्ट्स, वो सारे यूनिक होते हैं। तो पहली बात तो लोगों को अगर इससे हम मिलाएं, उससे अगर जुड़ाएं, वहां से ही काम शुरू हो जाता है। एंड देन अगर हम डीपली उस इंसान को सुने, अगर हम डीपली उस इंसान के इमोशंस को समझें, अगर हम डीपली उस इंसान के पेन में जाएं, उसकी खुशियों में जाएं, हर इंसान यही तो चाहता है। वो चाहता है कि कोई मुझे समझे, वो ये चाहता है कि कोई मुझे सुने, वो चाहता है कि कोई मेरे को भी इस जगह पे रख पाए कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। एंड कहीं ना कहीं ये जो हार्ट लेड कोचिंग है, ये जो कॉन्शियस कोचिंग है, इसका तरीका ही ये होता है कि हम आपको एक जगह दें और आपको एक अपॉर्चुनिटी दें कि आप अपने आप से मिल पाओ। तो मेरा काम ये नहीं है कि आप कहो अरे वाह आप तो सही कह रहे हो, आप कितने अच्छा हो, आप कितने बढ़िया हो। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो मैं हर क्लाइंट को कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ, अपनी लाइफ में ना एक पिडेस्टल पे किसी को भी चढ़ाने की गलती मत करना। इसका मतलब है आपने ये सोच लिया कि मैं तो कभी गलती बना ही नहीं सकती, बट इससे आप ही गिरोगे और मैं ही आपकी आंखों में गिरूंगी। पर अगर आप अपने आप को अपनी लाइफ का सेंट्रल कैरेक्टर लेकर चलोगे ना और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करोगे, तो मैं भी एक जरिया हूँ, कोई टीचर भी जरिया है, आपके मम्मी पापा भी जरिया है, पहुंचना आपको अपने आप तक ही है। एंड दैट रियलाइजेशन, उस रियलाइजेशन से लोग अपनी खुद की जीवन को बना पाते हैं। बहुत अच्छा। तो सैक्रेड सेक्सुअलिटी इसमें क्या हेल्पफुल होती है और होती क्या है ये सैक्रेड सेक्सुअलिटी? सो सेक्रेड सेक्सुअलिटी अगर मैं कहूँ तो बिना इसको पहले कॉम्प्लिकेट करे, जो इंसान लाइफ को ही सेक्रेड तरीके से देखता है, मान लीजिए अम, हम अब सुनते हैं कि कितने कितने पेड़ों को काटा जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। बट अगर हम ये देखें कि एक पेड़ और हमारे बीच का जो रिश्ता है वो ऑलरेडी सेक्रेड है, क्योंकि पेड़ जो देती है उसके जरिए मैं जीती हूँ और मैं जो देती हूँ उसके जरिए पेड़ पेड़ जीता है। हाँ। सेम तरीके से आप ओशंस में देखें, ऐसे बहुत सारी लाइफ है जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। आप अगर एक्चुअली में समझना चाहें तो ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है उससे हम अलग नहीं हैं। हम बस अपने आप को उससे दूर करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। और उस डिस्कनेक्शन की वजह से जो लाइफ की जो सेक्रेडनेस है उससे भी हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अब आप सेक्सुअलिटी की अगर अगर बात करें, आजकल सेक्सुअलिटी के स्पेस में क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि अच्छा ये टॉयज ले आइए, अच्छा अब हम पोर्नोग्राफी ले आते हैं, अब हम ये एंटरटेनमेंट ले आते हैं, ये एस्पेक्ट ले आते हैं। तो क्या है ना, उसकी जो लाइफ फोर्स है, सेक्सुअलिटी का जो प्राणा है, उसकी जो एनर्जी है, उससे एक्चुअली हम दूर हो रहे हैं। हम सिर्फ अपने आप को और चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करे जा रहे हैं कि अच्छा ये पेज हो गया, इस पे एजुकेटिव कंटेंट है, बट वो एजुकेटिव नेसेसरली है भी नहीं, या ये आइटम या ये प्रोडक्ट, सब कुछ कमर्शलाइज हो रहा है। सेक्सुअलिटी भी कमर्शलाइज ही हो रही है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आप चाहे जितने प्रोडक्ट सेक्स को लेकर बेच दो, क्या आप लोगों को अपने खुद के आप से और अपनी खुद की सेक्सुअलिटी से डीपर रिश्ता बना पाओगे? एंड दैट इज समथिंग जो नहीं हो पा रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं सीक्रेट सेक्सुअलिटी की बात करूं, ये एक रिमेम्बरेंस है, एक रिकलेक्शन है कि अपने हम इस दुनिया में ही अपने माता पिता के यूनियन की वजह से इस दुनिया में आए हैं। अगर हम अपनी बॉडीज से एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में होते तो ना ही हमारे कोई एडिक्शंस होते, ना ही हम खोजते रहते कुछ बेटर फील करने के लिए। बट हम अपनी बॉडीज के साथ डीपली कनेक्टेड हैं ही नहीं, क्योंकि अगर हम डीपली कनेक्टेड होते तो ऐसा कैसे है कि एक आदमी एक औरत के शरीर से जन्म लेता है पर जाकर फिर उसी औरत की बॉडी के साथ कुछ गलत करता हो? हम अपनी बॉडी से कनेक्टेड है ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही हमें डिस्कनेक्शन, हमारे अंदर वो डिस्कनेक्शन क्रिएट करा गया है। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, आंटी से ये बात करो। बच्चा चाहे किसी से हाथ मिलाना नहीं चाह रहा है, उसको दबाव डाला जा रहा है उस पे कि जाओ आंटी को मिलो, उसको हेलो करो, उसको हाय करो। अब जब आपकी बॉडी आपकी रही ही नहीं और जब आपको ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि उस शरीर के साथ खुद का रिश्ता कैसे बनाया जा सकता है, आप अपना पूरा जीवन ही ऐसे जी रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ लोग क्या कह रहे हैं। लोगों को इंप्रेस करना है, मम्मी पापा को इंप्रेस करना है, इसकी वैलिडेशन चाहिए, उसकी वैलिडेशन चाहिए। सेक्रेड सेक्सुअलिटी इज नथिंग बट गोइंग बैक टू द बॉडी, गोइंग बैक टू द energy of the body,
एंड इसके ज़रिए स्पेशली जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और जब अपनी बॉडी को वापस उस पवित्र तरीके से देखते हैं, अब कुछ भी गंदा नहीं रह जाता। हम सेक्स की अगर भी बात करें तो कितना शेम, कितना गिल्ट, कितनी एडिक्शंस इसको लेकर पैदा होती हैं सोसाइटी में। रोज सुन रहे हो आप न्यूज़ में कि किसी का रेप हो गया, और एक नहीं मल्टीपल होते होंगे। बट इसका जो एजुकेशन है ना, ये बॉडी से मिसिंग कनेक्शन को वापस हमें रिकनेक्शन में लेकर जाना है, एंड वहां से ही वो चेंज होता है। तो जो क्लाइंट्स मेरे पास आते भी, अब मेरे मेल क्लाइंट्स, कितने सारे मेल क्लाइंट्स हैं जो सेक्सुअली एडिक्टेड हैं, बट जब वो मेरे पास आते हैं उनको ये रियलाइज होता है कि ये एडिक्शन शुरू कहाँ से हुआ और क्यों हुआ, और फिर धीरे धीरे उस चीज़ पर हम काम करते हैं और धीरे धीरे उनके सेक्स से जो रिलेशनशिप है वो हेल्थी बनने लग जाता है। सो स्टेप बाय स्टेप 3-4 स्टेप दे सकते हैं कि कैसे हम वापस आए अपने उस पे, इफ वी कैन गिव ये अनफॉर्चुनेटली वन साइज डजंट फिट ऑल। वन साइड इज नो, क्योंकि किसी ना किसी का ये जो डिस्कनेक्शन होता है, कभी ना कभी वो फादर के साथ डिस्कनेक्शन पैदा होता है, कहीं उन्होंने वायलेंस घर पे देखा है तो उधर से डिस्कनेक्शन पैदा होता है, कहीं ना कहीं उनका वो रिलेशनशिप मदर के साथ डिस्कनेक्शन में होता है। कभी ऐसा होता है कि लाइफ में वो लड़का या लड़की ने खुद सेक्सुअल अब्यूज फेस किया होता है। कभी ऐसा होता है कि जब सेक्सुअल क्यूरियोसिटी पैदा हुई बॉडी के अंदर, ये बोल दिया गया कि ये तो गलत है, ये तो कभी भी नहीं करना है। फिर फ्रेंड्स अलग तरीके से इंफॉर्मेशन लाते हैं, बट कोई अडल्ट आपको कुछ समझाता नहीं है, तो आप वही समझते रहते हो जो दोस्तों के साथ बातें होती हैं, उसी तरीके से समझते रहते हो आप। तो हमें ना इसके बड़े सारे पहलू में जाना पड़ता है ये देखने के लिए कि इंसान अपनी बॉडी, अपनी सेक्सुअलिटी, अपने लाइफ और लव के साथ इतना डिस्कनेक्ट हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। उसके लिए हमको काफ़ी डीप लेयर्स में जाना पड़ता है। अच्छा, एक छोटा सा सिनेरियो में डिस्कस करना चाहता हूँ कि 80% ऑफ द मेन जो ये रिपोर्ट करते हैं कि वो सेक्सुअली डिप्राइव्ड है, उसका रीज़न है कि उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं है कि कोई उसको हाँ कहे, और ये इंडिया में भी अब सिनेरियो वैलिड है, जिसकी वजह से मन ही मन वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है और वो विमेंस को ब्लेम कर रहा है। और कभी ना कभी ऐसा भी देखा गया कि वो उन लोगों से, उन मेन से भी हेट करने लग जाता है जो इजीली लड़कियां जिनसे अट्रैक्ट हो रही हैं। अब बड़ा ये नॉर्मल सिनारियो है, जेन ज़ी में बहुत ज़्यादा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आपके पास वो फ्रिक्वेंसी नहीं है, इसलिए विमेंस आपसे अटैच नहीं हो रही हैं, और दूसरे मेंस जिनके अंदर वो फ्रिक्वेंसी है उनसे विमेंस बड़ी जल्दी इजीली अटैच हो रही है। तो हाउ डू यू सी दिस सिनारियो? और जो बंदा इस फ्रस्ट्रेशन को फेस कर रहा है, क्या आप उसको कुछ कहना चाहोगे कि कैसे वो बेटर कर सकता है? क्योंकि ये एक बड़ा, जितना भी हम कहें उसके लिए एक सिनेरियो है कि ही इज फील, उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट हो रही है, ऑफ कोर्स अंदर से वो लैक की भावना रख रहा है, तो कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है? आई थिंक इसके दो तरीके हैं। स्पेशली अगर एक मैन को देखिए, ये बात सिर्फ सेक्स की नहीं है, ये बात एक्चुअली कनेक्शन की है। कनेक्शन जो मैं शुरुआत से कह रही थी, हर इंसान चाहता है कि कोई उसे देखे, हर इंसान को अटेंशन चाहिए, हर इंसान को किसी का प्यार चाहिए, हर इंसान को किसी को प्यार करना है। ये बेसिक ह्यूमन चीज़ें हैं। सो बात सिर्फ सेक्स की नहीं है, बात ये एक्चुअली डीपली देखी जाए तो ये आती है कि वाई इज़ नोबडी इंटरेस्टेड इन मी, मुझे कोई क्यों पसंद नहीं कर रहा है, या वाई वाई एम आई नॉट बीइंग सीन इन द सेम वे एज अदर पीपल। इसकी और भी डीपर मीनिंग्स हैं इसके। दो तरीके से। नंबर वन, आई थिंक मेन हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़रूरी ये है कि औरतें मेन के पास तभी मैग्नेटाइज होती हैं जब पहली बात तो एक आदमी अपने आप से कमिटेड है सबसे पहले। तो जो लड़का भागता रहेगा ना, उसको वैसे भी कोई भी औरत उसके पास मैग्नेटाइज नहीं होगी। जो अपने डिसीजंस नहीं बना पा रहा है, जो अपनी जो बात कह रहा है उसको रख नहीं पा रहा है, जो अपने बाप से डरता हो, सोसाइटी से डरता हो, कोई भी औरत एक ऐसे आदमी के लिए डीपली मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकती है। सही। जब एक आदमी अपने पैरों पे खड़ा होता है ना, जब उसे पता होता है उसको लाइफ से क्या चाहिए, जब वो उसके लिए काम करता है, जब वो जिस आदमी के लिए अपना लक्ष्य ज़रूरी होता है, जिस आदमी के लिए कुछ अपने सेल्फिशनेस के ऊपर जाके कुछ होता है, तब वो पर्पस, तब जाके एक औरत डीपली उस आदमी से कनेक्ट करती है। और खासकर अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसी औरत नहीं चाहिए जो बस बोलेगी मेरे को बैग दिला दे, मेरे को आज डिनर पे ले जा। अगर आपको सिर्फ ऐसी औरत नहीं चाहिए, और अगर आपको ऐसी औरत लाइफ में चाहिए जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगी, आपको पहले अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। एंड बात पैसे की नहीं है, बात इसकी है कि आप जो कह रहे हो क्या आप वो करते हो। देखो, मैस्कुलिनिटी के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, करेज। और अगर यही नहीं है
तो एक औरत, खासकर आज की दुनिया में, औरत जो सब अपने लिए कर पाती है, पैसे कमा पाती है, अपनी फ्रीडम खुद अर्न करती है, अपनी लाइफ खुद जीती है, अपने तरीके से अपने उसूल बनाती है, वो क्यों जाएगी एक आदमी के पास अगर उसके पास ये बेसिक क्वालिटीज नहीं है? ये सिंपल सी बात है, यू नो। सेकेंडली, अगर मेन को ये इंटीमेट रिलेशनशिप्स डेवलप करने हैं औरतों के साथ, उनको औरतों की बॉडीज और औरतों के डिजायर्स के बारे में सीखना पड़ेगा। We need to understand this. दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आज की औरत ना कल की औरत नहीं है कि अगर मेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर women's बॉडीज या 2 मिनट्स का इंटीमेसी है और खत्म हो गया है। आज की औरत इन चीज़ों के लिए नहीं खड़ी होगी, वो नहीं इंटरेस्टेड होगी इसमें, क्योंकि औरत भी इवॉल्व हो रही है, वो अपने शरीर से अब रिश्ता बना रही है। कल के ज़माने में हम बातें करते थे तो पूछते थे ये कि जी दादी इतने सारे बच्चे कैसे हो गए? अरे पता नहीं बेटा, बस हो गए। बिकॉज वो लैक ऑफ अवेयरनेस थी। इसीलिए तो पुराने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में 10-10 बच्चे हो रहे हैं, 12-12 बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि एक औरत का जो फ्रीडम था और कनेक्शन था अपनी बॉडी से था नहीं। वो जो पार्टनर को डिजायर था वो कहीं ना कहीं वो उसी तरीके से चलता रहा। आज की दुनिया में ऐसा नहीं है। औरत ये भी डिसाइड करी कि उसे शादी करनी है कि नहीं, बच्चे करने हैं कि नहीं, उसके लिए प्लेजर क्या है, उसकी बॉडी क्या है। बट जो मैन एक औरत की बॉडी और डिजायर्स के बारे में समझ पाए, वो डेफिनेटली अटेंशन और विमेन को अपनी लाइफ में पा सकता है 100%। अमेजिंग अमेजिंग। तो शायद बोलता है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब छोड़ दिया है इसको तो बेकरार आने को है। तो इंसान में दम हो और वो फिर लड़कियों के पीछे ना भागे, तो इस वे में वो इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। 100%। क्योंकि आज की दुनिया में आप देखिए, आज की दुनिया में सेक्सुअलिटी इज सो सिंपल, लाइक वन स्वाइप ना। आपको कोई पसंद आया, इंस्टेंट शॉपिंग भी इंस्टेंट है, डेटिंग भी इंस्टेंट है, प्यार पाना भी इंस्टेंट है, सब कुछ इंस्टेंट है। उस दुनिया में अगर इंसान थोड़ा सा शांत रहे और अपनी एनर्जी को लोगों पर वेस्ट ना करे और अगर स्थिर रहने को तैयार है, एक्चुअली आज की दुनिया में वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। अमेजिंग। चलो सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप बार बार एक बात करते हो कि विमेंस को अपनी बॉडी में मोर कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, मोर सपोर्टिव रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। तो कैसे कर सकती हैं वो ये चीज़? हाउ कैन दे ओन देयर बॉडी मच बेटर? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज हमारा जो पूरा मीडिया, सोशल मीडिया देख लिया जाए, एवरीथिंग इज बिल्ट ऑन वेरी हाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। और एक ज़माना था जब बोटॉक्स की अगर बात हो या इम्प्लांट्स की बात हो या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की बात हो, ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज की दुनिया में मेरे इर्द गिर्द मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो नॉर्मल हो गया है अब अपने अंडर आइज को ठीक करना, अपनी स्किन को फिक्स करना, ये अब कोई सेलिब्रिटीज के रेल्म में नहीं रहा। अब ये नॉर्मल लोगों के रेल्म में आ चुका है। अफोर्डेबल हो गया ये। अफोर्डेबल भी हो गया और हमारी इनकम भी चेंज हो रही है, विद ग्लोबलाइजेशन, एक्सपोजर, थिंग्स लाइक दैट। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तो सभी ये बातें करते हैं, कि ये एटलीस्ट ये कॉन्वर्सेशन तो निकलती है। लाइपोसक्शन हो गया, राइनोप्लास्टी हो गया, लिप जॉब हो गया, ये तो मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है अब। अगर आप इंस्टाग्राम भी खोलो तो आपको ये दिख जाता है कि अच्छा, इस सेलिब्रिटी ने ये ट्रीटमेंट्स कराए, ऐसा था उसकी शक्ल पहले और अब ये ट्रीटमेंट से वो ऐसे हो गए हैं। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है। ये सब कुछ एक इल्यूजन है। जो सबसे इंसान खूबसूरत भी दिखता है ना, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट सेलिब्रिटीज हैं, वो भी अपनी जिंदगी से तंग है, तो वो भी कभी भी खुश नहीं है। वो भी उठ रहा है तो कह रहा है यार आज मेरी शक्ल ठीक नहीं लग रही, चाहे उसने उसमें कितने इंजेक्शन क्यों ना डाले हो, पर वो भी खुश नहीं है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमें सीखना पड़ेगा कि अपने आप से प्रेम करना होता क्या है। क्योंकि प्रेम ये नहीं कहता अगर तेरे होंठ ऐसे होते तो प्रेम करती, अगर तेरे दांत ज्यादा सफेद होते तो प्रेम होता। ये तो कंडीशनल हो गया ना, तो ये तो प्रेम है ही नहीं, ये तो लव है ही नहीं। अपने आप से ये कंडीशनल रिश्ता कैसे बना सकते हैं हम? सो द फर्स्ट थिंग इज टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन टू लव माई सेल्फ, टू बी काइंड टू माई सेल्फ। ये जो क्वालिटीज है ना, कंपैशन की, लव की, सेल्फ वर्थ की, ये तो कहीं दिखना ही बाजार में अवेलेबल नहीं है। और फिर हम रिश्तों में भी ऐसे ही पढ़ते हैं जहाँ पर बस एक दूसरे को ना फिजिकल और मटेरियल चीज़ों से वैलिडेट करते रहते हैं। वाह क्या कपड़े हैं, वाह क्या गाड़ी है, वाह क्या। बट अपने
भीतर जो ब्यूटी ढूंढी जा सकती है वो उसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। बड़ा मुश्किल है वो, बहुत मुश्किल है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट विमेन हैव टू लर्न टू लव देमसेल्व्स। सबसे पहले अपने आप से सोचो कि क्यों मैं अपने आप से प्यार नहीं करती, अपने आप को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती, अपने आप को खुद शेम क्यों कर रही हूँ। आज की दुनिया में अगर मैं सच बोलूँ, सबको थेरेपी की ज़रूरत है, सबको। क्योंकि ना ही कोई अपने आप से प्यार करता है, ना ही कोई अपने आप को एक्सेप्ट करता है, ना ही कोई अपने साथ कह सकता है कि मैं खुश हूँ। ये सुनने में ही नहीं आता आजकल। तो बॉडी में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा जब बॉडी को रोज कोस रहे हो? जिस चीज को तुम्हें दिया गया है तुम उसको रोज कोसोगे और रोज कहोगे ये स्किन परफेक्ट नहीं है, ये दांत परफेक्ट नहीं है, ये यही तो चीज है जो हमने माँ बाप से भी सुना है। फिर बड़े होते होते वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया है, अब वो हम अपने आप से कहते हैं। और जब हम पार्टनर ढूंढते हैं अब हम पार्टनर को भी वही कहते हैं। तो ये जो चक्रव्यूह है ये चले जा रहा है। कोई खुश नहीं है, किसी को प्यार नहीं है, किसी के अंदर प्यार नहीं, किसी को प्यार मिल नहीं रहा है जिस तरीके से होने चाहिए, क्योंकि कोस रहे हो। जो मिला है उसको कोस रहे हो। सबसे पहले जो मिला है उसके साथ तो रिश्ता बनाओ, उसको प्यार करो, उसको बोलो वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी आई हैव दिस बॉडी। वहां से तो कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट स्टेप है, बट शुरुआत तो यहाँ से करनी पड़ेगी ना। हमने एक्चुअल में सोसाइटी में भी ये देखा है ना मेहर जी की, जो लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं घर में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसी को मिल रही है। जो लड़कियां अच्छा दिख रही हैं उनको सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो क्रेविंग इस चीज से भी आई है ना कि जिस तरह का आसपास हमने कंडीशनिंग देखी है कि जिनके पास पैसा था घर पे उसको बड़ा पूछा गया, जो लड़की अच्छा दिखती थी उसको बड़ा जाना गया मार्केट में। तो फिर मेरी भी वो पाने की इच्छा हुई ना कि यार फिर मैं भी पैसे ही क्यों ना कमा लूं, शायद मेरे को तभी पूछा जाएगा। राइट या फिर मैं भी क्यों वो लड़की ना बन जाऊं जैसी वो है, जैसे वो कपड़े पहनती है। राइट। तो डोंट यू थिंक कि वो सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी हुई है, शायद इसलिए वो ऐसा चाह रही है? आई 100% बिलीव दिस, आई 100%। मैं तो वही तो कह रही हूँ, सोशल मीडिया आपको जो दिखाया जा रहा है ये मानना पड़ेगा पहले कि ये इल्यूजन है। जो दिखाता भी है कि वो बड़ा ब्यूटीफुल है उसकी भी, अरे जो ऐसा होता है क्या कि जो बड़ा ही सुंदर है उसकी लाइफ में कोई कष्ट नहीं है, कि उसका डिवोर्स नहीं हो सकता, कि उसका फाइनेंशियल लॉस नहीं हो सकता। ब्यूटी इज द मोस्ट इल्यूजनरी थिंग। बिकॉज आप किसी के साथ भी लाइफ बनाओ, आप चाहे कैसे भी कपड़े पहनो, सबने बुरा होना है, सबने बीमार पड़ना है, सबकी ब्यूटी ढल जानी है, ये होना ही होना है। हम इस सच को झगड़ते क्यों हैं? तो पॉइंट ये है कि माना, मैं तो बोलती हूँ खुद ये कि सामाजिक है ये, इसीलिए मैं अपने जीवन को थोड़ा सा समाज से थोड़ा सा टेढ़ा जीतू। जैसे लोग फैमिली में बोलते हैं ना ब्लैक शीप होता है, मैं ब्लैक शीप नहीं हूँ, मैं रेनबो शीप हूँ। मेरे अंदर बड़े सारे रंग है बट वो कुछ मैच नहीं करता है, रिदम ही नहीं मैच करती है वो। बट ये जरूरी है, अपने आप से अपने आप को जानना जरूरी है। क्योंकि आपने कर तो दिया सोसाइटी के हिसाब से, तो सारी चीजें कर ली आपने, वो पैसा कमा लिया, वो बढ़िया जॉब भी आपने पाली एक्सेट्रा। बट हाउ मेनी पीपल आप जिनको जानते हो जो संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी से? बहुत कम। तो क्या मिला? क्योंकि ज्यादातर कंसल्टेशन जो हमारे पास आती हैं वो अमीरों की आती हैं एंड दे आर वेरी इनसिक्योर। मेरे पास भी तो सेम है। पैसे, मेरे पे पैसा खर्च करने को लोग तैयार हैं। आप एक सेशन वंस अ वीक मत लो, आप प्लीज ट्वाइस अ वीक, थ्राइस, हम कुछ भी दे देंगे आपको। वेट लिस्ट चलती है मेरे क्लाइंट्स की 6-6 महीनों की। बट क्या करूं मैं इसका, इसका मैं क्या करूं? मुझे तो दर्द होता है ना, कि मुझे लगता है कि आपके पास इतना होकर भी आप खुश नहीं हो, आप संतुष्ट नहीं हो अपने जीवन से। क्योंकि सैटिस्फैक्शन ना और चीज़ों से नहीं आती है। सैटिस्फैक्शन एक शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव होता है, एक शिफ्ट इन मेंटालिटी होती है। जो इंसान रियलिटी से एक्चुअली मिला हुआ है ना, वो संतुष्ट होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो सो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बैली डांस के ऊपर भी आ जाते हैं। सो बैली डांस एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसका अटायर पहनते ही लोगों को ना बड़ा इनसिक्योर सा फील होता है। इंडिया में किसी को वो देखते भी हैं तो वो इनसिक्योर फील करते हैं। बट जब आपने अपनी पहली बार पहना और इंडिया जैसी कंट्री में पहना, तो आपको क्या डिसहार्टनिंग चीजें सुनने को मिली जिसको आपने बाद में अवॉइड किया? सो हाउ डिड यू ओवरकम द बैरियर कि यार पहली बार तो अटायर पहनना ही मुश्किल है, उसके बाद वो डांस परफॉर्म करना, पीपल आर सो जजमेंटल, एंड आप जितने भी स्ट्रांग हो कहीं ना कहीं वो हिट करता है। तो हाउ डिड यू ओवरकम द बैरियर? ये सच है। जब आपको ना एक, आप एक सेंशुअल औरत हो, आप अपनी बॉडी को एंजॉय कर रहे हो, आप सेंशुअली मूव करना चाहते हो, आप एक आर्टिस्ट हो। बट लोग जब आपको एक ऑब्जेक्ट या एक सेक्स प्रोडक्ट पे रिड्यूस कर देते हैं ना, हाँ। बहुत दर्द होता है इससे, बहुत दर्द होता है। और अक्सर मैं ऐसे कहूँ, विमेन अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरीके से ढाल के भी रखती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक औरत को अप्रिशिएट इसी तरीके से किया जाता है, जब उसके बाल परफेक्ट हों, जब उसके यू नो इतना फनी है। हमें ये पसंद भी नहीं है बट हम करते भी यही हैं।
इट्स अ वेरी वेरी कंफ्यूज, Paradoxical. इट इज़ वेरी पैराडॉक्सिकल। हाँ. तो एक जो चीज़ जो मैंने बहुत फेस करी है इंडिया में, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट में रहती थी, और ऐसा नहीं था कि मिडिल ईस्ट कंजर्वेटिव नहीं था। इसमें कहाँ पे रहते थे? ओमान में रहती थी 17 साल के लिए, बट वो भी तो कंजर्वेटिव ही था ना, वो तो Conservative. इट वाज इस्लामिक कंट्री, Islamic. सो वो भी कंजर्वेटिव था। तो आई थिंक पहली बात तो कंजर्वेटिव कंट्री में रहकर भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, लोगों के कल्चर, लोगों की वैल्यूज़ वगैरह। और इंडिया के अपने अलग हैं। इंडिया का एक साइड पे इंडिया दिखाता है कि बहुत ही ओपन माइंडेड है, लिबरल है, बहुत ही लिबरल है, यू नो, suppressed है. दूसरी साइड से एक एब्सोल्यूट रिप्रेशन है, यू नो। सो आई वुड से कि मेरे साथ जो मेजरली हुआ है वो ये हुआ था कि कहीं ना कहीं लोगों को बेली डांस और सेक्स वर्कर के बीच में, बेली डांसर और सेक्स वर्कर के बीच में कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देता था। तो मुझसे अक्सर ये पूछा जाता था कि अच्छा, हमें पैकेज में और क्या मिल सकता है। ये मैंने अक्सर अपने करियर की शुरुआत में सुना है। लोगों ने हमेशा इम्प्लाई करा है कि डांस के बाद मैं उन्हें कहीं और मिलूंगी, डांस के बाद कुछ और होगा। Is it? बहुत, आई हैव फेस दिस सो मच। Oh my God. बट क्या है ना, इज्जत ऐसी चीज़ नहीं है जो मांगी जा सकती है। इज्जत ऐसी चीज़ है जो कमाई जाती है। तो दर्द होता था, बुरा लगता था कि मैं तो ऐसी इंसान ही नहीं हूँ, मुझे इस तरीके से क्यों देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को शर्म नहीं है कि मैं पहन रही हूँ और मुझे सेंसुअल फील हो रहा है, मेरी बॉडी है। तो पॉइंट ये है कि इस चीज़ से आप झगड़ नहीं सकते, आप सिर्फ अपने आप को उस तरीके से कैरी कर सकते हो कि थोड़ा सा लोगों के ओपिनियंस और आपके बीच में एक डर का फासला बना रहे। आप सिर्फ अपने आप को इस तरीके से कैरी कर सकते हो। तो धीरे धीरे मैं अपने आप को इस तरीके से कैरी करने लग गई कि लोग अपना ओपिनियन भी मुझे बताने से डरने लग गए। तो फिर आपने वो दूरी बनाई, बस फ्रेंडली कम हो. मैंने दूरी बनाई। नहीं, मैं दूरी, दोस्ती और यारी मैंने बहुत बनाई, बट हमेशा अपने आप को इस जगह पर रखकर कि आपका ओपिनियन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्लीज़ आप अपना ओपिनियन अपने पास रखें। सिंपल। वो एक जो एक क्लैरिटी होती है ना, वो रखनी पड़ती है। नहीं तो दुनिया आती है आपको बताने के लिए कि ये मत पहनो, ऐसे मत करो। शादी में आंटियाँ, टॉप ठीक कर लो अपना, ब्लाउज ठीक कर लो, ऐसे कर लो। नो, दिस इज माई बॉडी, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, इट्स माई बॉडी, प्लीज़ लेट मी डिसाइड फॉर माई सेल्फ। तो उसके लिए आपको अपनी क्लैरिटी बहुत आगे रखनी पड़ती है। जब वो आप एक क्लैरिटी रखते हो ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को पता चल जाता है कि इस इंसान को कुछ टेढ़ा नहीं बोल सकते। ये तो मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैं 17-18 साल की थी, छोटी लड़की थी, अभी दुनिया के तरीके नहीं सीखे थे मैंने। बट धीरे धीरे जब मैं अपने खुद की पावर में आई, कोई उठा ही नहीं पाया उंगली, कोई कुछ कह ही नहीं पाया। आपके पास जवाब होना चाहिए, आपके पास अपना खुद का अनुभव होना चाहिए कि आप वापस दे सकते हो। वाह. ज़रूरी है ये। अच्छा, मुंबई और दिल्ली में मैंने ये फर्क देखा कि मुंबई में जो नॉर्मल बात करूं मैं, कि विमेंस को ना घर से बाहर जा रही हैं तो ठीक है, मतलब नॉर्मल भी चली गई, बट दिल्ली में विमेंस घर से बाहर जा रही हैं तो बड़ा तैयार शहर होके जाएंगी, ऐसा बड़ा नॉर्मल देखा गया। तो आपने ये डिफरेंस फील किया कि मुंबई में गर्ल्स आर वेरी कैजुअल, कि बाहर भी जा रही हैं तो चलो नॉर्मल चलेगी, बट दिल्ली में वो बाहर भी निकल रही है तो उसको अच्छे से सब कुछ तैयार होके जाना है। सो पीपल आर मोर इन दिल्ली के अंदर, लोग ज्यादा वो हैं इसको लेकर। आई वुड से दिस इज़ ट्रू। आई वुड से कि थोड़ा नॉर्थ इंडिया साइड, पंजाब, दिल्ली, थोड़ा कल्चर थोड़ा सुपरफिशियल ज़्यादा है। अगर मैं सच बोलूँ, लुक्स पे बहुत वेटेज है। क्या घड़ी पहनी है, कैसी शर्ट है, जूते चमक रहे हैं कि नहीं, बहुत वेटेज है। बट किसी से अगर रियल कॉन्वर्सेशन की बात करो या कुछ जनरल नॉलेज की बात भी करो, किसी को कुछ नहीं पता है क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता है, वो अपनी धुन में है। बट आई वुड डेफिनेटली से, क्योंकि बॉम्बे इज़ अ लिटिल बिट मोर ओपन, बॉलीवुड इंडस्ट्री भी वहाँ पर है, कल्चर भी थोड़ा मोर कैजुअल है, तो ये डेफिनेटली मैं कहूँगी कि नॉर्थ इंडिया में मैंने सुपरफिशियल कल्चर थोड़ा ज़्यादा सा एक्सपीरियंस करा है। इस सच तरह से आपने देखा है। सच ही है। Okay. तो ब्रेथ वर्क के ऊपर आ जाते हैं, एंड आप बहुत सारी वर्कशॉप्स में आजकल सम्मिलित हो, बहुत सारे आपकी वर्कशॉप चल रही हैं ब्रेथ वर्क के अराउंड, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अराउंड। अदर देन ब्रेथ वर्क, किस चीज़ की वर्कशॉप है हमारी? तो बेसिकली मेरा काम है वो काफ़ी एक अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ब्रेथ वर्क फैसिलिटेशन एंड कोचिंग होता है। वो होता है कि अपने ब्रेथ के ज़रिए आप कैसे डिफरेंट पैटर्न्स अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। फिर एक होता है एम्बॉडीमेंट कोचिंग। एम्बॉडीमेंट एजुकेशन एंड कोचिंग ये होती है कि आप कैसे अपनी बॉडी से डीपर कनेक्शन बना सकते हो। और उसमें जैसे आपको अगर मटेरियल सक्सेस चाहिए, ठीक है, आपको अगर एक जॉब चाहिए जिसमें आप लाखों कमाओ, बट अगर आपकी बॉडी का जो बिलीफ सिस्टम है, अगर आपकी पोस्चर सारा टाइम ये है, अगर आप हमेशा बंद हो, तो आप ये मिलियंस कहाँ से लेकर आओगे?
कहाँ से आएगा ये मिलियंस तो तब आएंगे ना जब शरीर खुलेगा और जब मिलियंस बॉडी की तरफ आ सकते हैं. सो एम्बॉडीमेंट कोचिंग होता है कि आपकी शरीर और आपकी मैनिफेस्टेशन के बीच का जो गैप है ना, उस गैप को मैं पूरा करती हूँ. वहां पर हम घुसते हैं, हमारा काम घुसता है. तो एक ये है अपनी बॉडी के साथ एक डीपर कनेक्शन बनाना और अपनी रियलिटी को अपने बॉडी के जरिए फ्रूइशन में लेकर आना. और फिर विमेंस वर्क भी मैं करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल विमेन हु हैव गॉन थ्रू डिफरेंट ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट चैलेंजेस, बॉडी में चैलेंजेस हैं, अलग टाइप के, अपनी सेक्सुअलिटी से डिस्कनेक्टेड हैं, प्लेजर बिल्कुल नहीं फील कर पाती हैं, तो फिर मैं विमेंस वर्क पे भी काम करती तो हूँ. ऐसी आप कोई एग्जाम्पल्स या स्टोरी शेयर करना चाहोगे कि कोई आया जो कॉन्फिडेंट नहीं था बट ब्रेथ वर्क के थ्रू, एम्बॉडीमेंट के थ्रू वो ग्रो कर गया, नाउ इज डूइंग गुड, शी इज डूइंग गुड, ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके? फॉर श्योर मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मान लीजिए 50+ हैं और अभी तक वो ये वेट लेकर चल रहे हैं कि मेरी माँ के साथ मेरी माँ ने मेरे को कभी प्यार नहीं किया. मैंने क्लाइंट्स को 55, 60 इयर्स की एज में अपने माँ बाप के साथ रिश्ता वापस जोड़ते हुए देखा है. ये बहुत बड़ी बात है. 50 साल बीत गए माँ बाप से दूरी बनाते हुए और फिर 50-60 की उम्र में हम वापस जा रहे हैं अपने माँ बाप के साथ रिश्ता बनाने के लिए. और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. लोग समझेंगे नहीं बट अपनी हीलिंग के जर्नी में ये जो रिश्ता है ना, ये जो हीलिंग है, मदर फादर के साथ जो हीलिंग है, पहली बात तो ये सबसे ज़रूरी है. उसको हील करने से, उसका वो वापस रिकनेक्शन पाने से इंसान की लाइफ में वैसे भी बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं. फिर मैंने देखा है लोग जो मेरे पास क्रॉनिक प्रॉब्लम से आते हैं, क्रॉनिक बैक एक, क्रॉनिक शोल्डर पेन, क्रॉनिक माइग्रेन्स. और मेरा रिसर्च जो है वो बेसिकली जो फील्ड ऑफ रिसर्च है वो चक्रा सिस्टम पर है. अच्छा, चक्रा बैलेंसिंग में? हाँ जी. सो वो मेथड्स और उन टूल्स के जरिए, और मैं चक्रा सिस्टम में भी काफ़ी एम्बॉडीमेंट लेकर आती हूँ थ्रू द चक्रा विजडम. 7 वीक्स, 8 वीक्स, 3 मंथ्स के अंदर वो जो क्रॉनिक पेन था अब वो बॉडी में नहीं रहा. मेरे को रिसेंटली एक क्लाइंट ने मैसेज किया. मैं काफ़ी काम फॉरगिवनेस पे भी करती हूँ. मेरी क्लाइंट कैंसर पेशेंट है एंड अक्सर लोगों जो कैंसर होता है ना, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ सप्रेस्ड एनर्जी. तो ये जो कोड्स होते हैं ना, जेनेटिक कोड्स जो होते हैं, ये ऑन हो जाते हैं, ये स्विचेस ऑन हो जाते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, क्योंकि हम ठीक से नहीं खा रहे, क्योंकि हमारे रिश्तों में खामियां हैं, क्योंकि हम खुश नहीं हैं. तो किसी में वो कोड ऑन हो जाता है, किसी में वो कोड ऑफ रहता है. तो उन्होंने मुझे एक फॉरगिवनेस सेशन में इतना ब्यूटीफुल डिस्कवरी उनकी हुई. कहती है मेहर, इतने टाइम तक मैं अपने पेरेंट को फॉरगिव करती रहती थी. पहली बारी मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं फॉरगिवनेस मांग भी सकती थी. एंड उससे उनकी लाइफ में इतना एक स्विच आया कि वो जाके दूसरे रास्ते पे चले गई, योगा पढ़ने चले गई, और अब उनके ट्यूमर्स नहीं है. द ट्यूमर्स हैव डिसअपीयर्ड, दे आर नॉट देयर एनीमोर. ट्यूमर चले गए? बिल्कुल. तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं बट मैं ये नहीं कहूँगी ये मैंने करा है. ये मैं कभी भी इसका क्रेडिट मैं अपनी लाइफ में नहीं लूँगी, क्योंकि जिसको जहाँ पहुँचना होता है ना, जिसके पास, वो खुद होता है. वी आर मीडियम्स. ऑल ऑफ अस आर मीडियम्स. मेरे से उनको एक रियलाइज, एक एक पजल का टुकड़ा मेरे पास मिला, फिर वो कहीं और पहुंची और उनको पजल का दूसरा टुकड़ा मिला. ये टुकड़ों से वो ट्यूमर गायब हुए. तो ये हम कर नहीं रहे हैं, हम बस एक रास्ता है. तो ऐसी कई स्टोरीज हैं पेन को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, बहुत कुछ तो एग्जांपल्स मैंने आपको दे ही दिए, बट ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं. जैसे अभी आपने बात करी हार्ट चक्रा की, सो ये हार्ट चक्रा जो है पूरी जिंदगी लग जाती है, ओपन ही नहीं हो पाता लोगों का. क्यों ओपन नहीं हो पा रहा? वो उनको पता ही नहीं है कैसे ओपन होगा, उनको वो जुगत ही नहीं है, वो टेक्निक ही नहीं है कि हार्ट चक्रा कैसे ओपन होता है. एंड किसी को शायद बचपन से मिला है या पुरानी जर्नी से मिला है, उसके डीएनए में कैरी होके आया है. सो आपको क्या लगता है कि उन लोगों के लिए क्या 4 से 5 बेस्ट एडवाइस हम दे सकते हैं जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है? हार्ट चक्रा ब्लॉक होने के इतने सारे प्रॉब्लम्स हमको दिखते हैं कि बंदा नहीं कर पा रहा, मतलब खुल ही नहीं पा रहा. कभी पार्टी में जाके भी तन्हा है, हर जगह अकेला घूम रहा है, हमेशा मिसिंग की भावना लेके घूम रहा है. सो क्या चीज़ है जो हार्ट चक्रा ओपन के लिए हम कर सकते हैं? इसके बाद हम थ्रोट चक्रा पे भी आएंगे. तो मेहर जी प्लीज बताओ कैसे हम ओपन कर सकते हैं? एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, ब्लॉक से बेहतर शब्द है इम्बैलेंस. इम्बैलेंस, यस, करेक्ट. क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं चक्रा सिस्टम पे बहुत सालों से, ओवर 10 इयर्स से डीप रिसर्च कर रही हूँ, ग्रेट ग्रेट टीचर्स के साथ, इवन टेक्नोलॉजी के साथ. अम, तो टेक भी हेल्प कर सकता है? हाँ जी, टेक टेक के जरिए भी आप लोगों की एनर्जी फील्ड्स को पढ़ सकते हो. मैं 10 साल से ये रिसर्च कर रही हूँ. एंड वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे को रियलाइज होता है बहुत डीपली,
कि फुल्ली ब्लॉक्ड कुछ नहीं होता है, इम्बैलेंस होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो कभी ये रेट्रोग्रेड की बात होती है ना, कि एक प्लैनेट इतना तेज चल रहा है कि दूसरा धीरा धीरे लग रहा है, धीरे लग रहा है। यू नो, सो एक रिदम चेंज होती है। सेम तरीके से हमारे लाइफ की एक्सपीरियंसेस, हमारे प्रीवियस कर्मास, हमारे फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल की वजह से हमारा एक सेंटर शायद बहुत पावरफुल है, पर हमारा कोई एक सेंटर कम पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बड़ा एम्बिशियस है और उसको अपने आप को प्रूव करना है, तो शायद हो सकता है कि उसका सोलर प्लेक्सिस की जो फायर है वो बहुत बढ़ गई है, बढ़ गई है, बढ़ गई है, बट उसने अपने फादर को फॉरगिव नहीं करा है, या उसको रिलेशनशिप में नहीं है क्योंकि वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता है, तो उसके हार्ट की एनर्जी कम होगी। सो ये एनर्जेटिक इम्बैलेंसेस हैं, और एनर्जी को टेक्निकली ऐसे ब्लॉक नहीं करा जा सकता। वो आइदर मूव हो रही है फोर्स से या कम फोर्स से, या पावरफुल एनर्जी से या कम एनर्जी से। तो पॉइंट ये है कि हो सकता है कि किसी के हार्ट में एनर्जी कम है, वो प्राणा कम है। और अगर हम हार्ट की बात करें तो किस तरीके से, देखिए आप अगर एक पेड़ को भी समझिए, बहुत ज़रूरी है कि पेड़ को 2-4 चीज़ें चाहिए ना, हवा भी ताज़ी चाहिए, सन चाहिए, पानी चाहिए, खाद बदलती भी चाहिए। सेम तरीके से हमारे एनर्जी सेंटर्स को अलग टाइप ऑफ नरिशमेंट चाहिए। हार्ट सेंटर की नरिशमेंट क्या है? नेचर में टाइम बिताना। आप नेचर में टाइम बिताएं, ना कि सारा टाइम कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर रहें। अगर आप ये वेट कॉन्स्टेंटली कैरी करके चलते हैं कि मेरी माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया, या अगर आप ये कैरी करते रहेंगे तो उसका जो वेट है, वो बैगेज जो है, वो आपको कभी भी आपके हार्ट एनर्जी को एक्सपैंड करने नहीं देगा। तो नेचर, और दूसरा आपने बोला कि फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। रिलीसिंग, लेटिंग गो, एक्सेप्टेंस। फिर लोगों के साथ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स बनाना। जो इंसान ये बड़े प्राउडली कहता है ना, मुझे तो किसी पे भी भरोसा नहीं, ये दुनिया ही ऐसी है, किसी भी भरोसा नहीं कर सकते, ये 100% इंडिकेटिव है कि उस इंसान की हार्ट एनर्जी श्रिवल्ड अप है, श्रिवल्ड है, एक्सपैंडेड नहीं है। पर जो इंसान कहता है यार तो क्या हो गया, अब मैं अपने पापा से कभी पूछती हूँ तो मेरे पापा कहते हैं मैं प्यार कर कर अपना दिल तोड़वाऊं वो बेहतर है, ना कि ये बोलूं कि मैं भरोसा ही नहीं कर सकता। हमेशा मेरे पापा मुझे ये कहते हैं, अमेजिंग। एंड मेरी भी यही सोच है, करो यार, दिल तुड़वाओ, क्योंकि दिल तुड़वा तुड़वा कर ही दिल आजाद होता है। जब उसे रियलाइज होता है कि यार टूटने के बाद भी वो जी सकता है, और टूटने के बाद वो प्रेम जो अंदर है वो अमर हो सकता है, वो इतना इनफाइनाइट में जा सकता है। और डर, ये डर, अपने आप को बचाने का डर, मैं मेरी खुशी, इसके आगे भी निकलना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी कुछ और बेहतर करने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने का डर थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। तो सर्विस, इसीलिए सारे मजहबों में सारे धर्मों में सेवा है, क्योंकि सेवा भक्ति है, इट्स अ गिविंग, इट इज़ अ डिवोशन। तो ये सारे जो हैं फॉर्म्स, नेचर में रहना, फॉरगिवनेस, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स बनाना, सैक्रिफाइस और सेवा करना, अपने आप को छोड़कर किसी के लिए कुछ करना, इन सब से हमारे दिल के द्वार खुलते हैं। तो यहाँ से दिल के द्वार खुल सकते हैं, और हम लगे हैं यंत्रों में, राइट? सो जनरली यंत्र से ज़्यादा क्लोज नेचर है, बट हम यंत्रों में लगे हैं, वी आर बाउंड टू द डिवाइसेस, दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम। करेक्ट। ठीक है, और थ्रोट चक्र की बात करें तो थ्रोट चक्र कैसे हो इम्बैलेंस उसका बैलेंस हो सकता है? देखिए, थ्रोट चक्र ऐसी जगह है जहाँ हम कहते हैं सरस्वती बैठती हैं, राइट? सो वन ऑफ द प्रैक्टिसेस, हर बारी मैं ये इसको प्रैक्टिस में नहीं डाल पाती, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं हूँ, हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं। बट अगर मैं ये देखूँ, एक चीज़ जो मैंने सीखी अपने टीचर्स से, वो एक ये लेंस था कि जब भी कुछ बोलते हो, उसको बोलने से पहले 3 फ़िल्टर लगाओ। इज़ इट ट्रू? इज़ इट काइंड? इज़ इट नेसेसरी? क्या ये सच है? क्या ये विनम्र है? और क्या ये ज़रूरी है? और अगर इनमें से, इन तीनों में से भी अगर ये एक को, जैसे आप कुछ कहना चाहते हो, बड़ा बड़ा कुछ दिल से कहना चाहते हो, बट ये ज़रूरी नहीं है अभी कहना, इस पल में शांति ज़्यादा ज़रूरी है,
तो आप उसको ना कहें। और अगर ये बात विनम्र नहीं है और अगर ये बात काइंड नहीं है, मैं विनम्र भी नहीं कहूंगी तो काइंड नहीं है, इसमें काइंडनेस नहीं है, किसी को गिराने की बात है या किसी को तोड़ने की बात है। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रांग भी बात होती है बट वो काइंड होती है, तो उसका इंटेंशन देखिए आप। एक ये जरूरी है अपनी स्पीच को कॉन्शियस करना। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके थ्रोट चक्रा में ब्लॉक होते हैं, दो किस्म के। किसी के साथ बात करते हैं, वो बात खत्म हो जाती है, घर जाते हैं और बोलते हैं यार उसको ये बात बोलनी चाहिए थी, उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आई, ये मेरे को बोलनी चाहिए थी। ये वो लोग होते हैं जो अपने सच को बोल नहीं पाते जब टाइम आता है। फिर दूसरे लोग होते हैं जो घर चले जाते हैं, बोलते हैं यार शिट मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था। वो लोग होते हैं जो बिना फिल्टर के कुछ भी कह देते हैं। बैलेंस स्पीच आपकी तब डेवलप होगी जब आपको उन दोनों में से एक भी फीलिंग नहीं आएगी। जब आपने जो कहा वो उधर तक ही सीमित थी और बात खत्म, आप उसको लेकर नहीं चल रहे हो अपने साथ, तब वो सीमित। ये प्रैक्टिस होती है, ये एक प्रैक्टिस होती है। ये देखना कि बोलना कहाँ जरूरी है और शांत कहाँ रहना जरूरी है, ये एक प्रैक्टिस है। बट जो बंदा अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं पा रहा, बोल ही नहीं पा रहा, उसके इसमें बड़ी उसको सप्रेशन की भावना आती है, जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल। कि टॉक्सिन्स बनते हैं बॉडी में। तो जो अपनी बात रख ही नहीं पा रहा, उसके लिए आप कुछ कहना चाहो, 3 टिप्स ऐसे देना चाहो कि वो रख ही नहीं पा रहा, पूरी जिंदगी बीत गई, वो बोल ही नहीं पा रहा खुल के कि भाई मैंने तो किया है, बट लोग करके भी ऐसे रह जाते हैं जैसे उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो बात दिखा नहीं पा रहे। बिल्कुल। आई मीन ये देखिए, ये जो है अगर बात बहुत टाइम से किसी के अंदर सप्रेस तरीके से चल रही है ना, अपने थ्रोट को बैलेंस करना और अपना सच बोलना आसान नहीं होने वाला। बट इसके लिए अगर मैं सिंपल समाधान दूं, एक है गायकी सीखना। गायकी सीखना। नंबर 1, चाहे आप कितने बेसुरे क्यों ना हो। और एक और बात मैं कहूं, बेसुरा भी वही होता है जिसके थ्रोट में इम्बैलेंस होता है। ये कोई कहेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं आपको बात, बट जब आप अपने थ्रोट को बैलेंस करना शुरू कर दोगे ना, आपके सुर भी बैठने लग जाएंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। गाते हो? डू यू सिंग? आई डू सिंग ऑल्सो। कुछ 1-2 लाइनें भक्ति की गा सकते? बिल्कुल गा सकते हो। ठीक है, um I will come around to it after I share. बिल्कुल। I'll come around to it अभी after. फ्लो में है, इसके बाद करते हैं। Yeah, बिल्कुल। So the thing where we are saying कि आपको अपने थ्रोट से रिश्ता बनाना है, उसके लिए जो सबसे सिंपलेस्ट है अपनी वॉइस को एक्चुअली एक्टिवेट करना, चालू करना उसकी एक्टिवेशन को। एंड जब आप अपनी वॉइस को एक्टिवेट करना चालू करते हो, जो जो वहां पर सप्रेस्ड है वॉइस एक्टिवेशन के जरिए वो ही खुलना चालू हो जाता है। अब चाहे आप मंत्र जाप करो, चाहे आप डिवोशनल गाने करो, चाहे आप सिर्फ गायकी ही क्यों ना सीखो, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस में जाओ। और सिर्फ ये भी नहीं हेल्प करता, इवन लिसनिंग, क्योंकि उसका कनेक्शन भी थ्रोट से है। जो इंसान बहुत डीपली लिसन करता है ना, वो डीपली इंटीग्रेट भी करता है। और जो डीपली इंटीग्रेट करता है वो बातों को भी अलग तरीके से करता है। तो कम्युनिकेशन का सिर्फ ये एक पार्ट नहीं है, ये भी एक पार्ट है बहुत जरूरी। फिर और भी सिंपल समाधान देती हूँ, रोज कुल्ला करिए। वेरी सिंपल, सो सिंपल। हाँ। ठंडा कम पिए, गरम ज्यादा पिए। अच्छा, ठंडा कम पीना है। यस, ड्रिंक मोर। अगर यू वांट टू बैलेंस योर थ्रोट चक्रा, ड्रिंक मोर टाइप्स ऑफ हर्बल टीज, अलग अलग किस्म की, रोज टी, कैममिल टी। आप जितनी गर्म चीजें लेंगे उतना ही आपका थ्रोट भी खुलेगा। खुल जाए। ये तो बहुत ही मैं आपको मतलब एकदम बेसिक चीज बता रही हूँ। अब इसमें एक तो ये है, अनदर थिंग इज जर्नलिंग। अगर आप लिखना शुरू करेंगे, अपने मेंटल थॉट्स को क्लियर करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, रोज लिखना शुरू करेंगे, तो कुछ समय के बाद जो चीज यहां आ रही है हाथ के जरिए, वो गले तक भी पहुंचेगी। बट मोस्ट लोगों का क्या है, कुछ फील होता है दबा देते हैं, ना ही किसी से बात करते हैं, ना ही उसको लिखते हैं, ना ही उसको कहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना ही कभी कभी तो आंसू भी नहीं निकलते, कभी कभी तो गुस्सा भी बाहर नहीं निकलता। थ्रोट इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन। तो हमें ये ढूंढना है कि किस किस तरीके से हम अपने आप को, अपनी लाइफ को एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं। जैसे अभी हम कृष्ण दास की बात कर रहे थे कि इतना पेन, इतना पेन, इतना पेन, फिर कृष्ण दास जी ने गाना चालू किया, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। उनके कॉन्सर्ट्स में हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, एंड बस फ्लो हो रहा है, तो वो Right. निकला कहीं से। तो आप Absolutely. बोल रहे हो कि लिखना जरूरी है, गाना जरूरी है, कुछ तो करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णदास की बात करते हैं तो we'll do a simple कृष्ण महामंत्र, राइट। I'll do a version जो जानवी हैरिसन का वर्जन है।
बस 2 लाइन्स, वेरी वेरी सिंपल, जो हम सब जानते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। Just 2 वाओ, lines. अमेजिंग, That's it. Thank you. बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सो आपने सीखा ही या आ मैं गया, इट केम नेचुरली? No, I'm learning music. I'm learning to play the piano since I'm a young girl. But I think वो जो म्यूजिक से जो एक कनेक्शन वाली जो बात है, वो समय के साथ आया है कि अब जब कुछ एक्सप्रेस करना होता है तो वो गायकी के तौर से भी निकल आता है। कुछ अंदर अगर भीतर चल रहा होता है तो वो पियानो पे निकल आता है। वो दर्द फील होता है तो वो दर्द निकल आता है। पहले तो वो एक कला थी, बस एक कला के तौर पर मैं सीख रही थी, पर अब वो एक एक्सप्रेशन के तौर पर अंदर से निकलता है। शाहरुख खान का एक पूरा सॉन्ग है, दर्द जब हद से बढ़ता है तो गा लेते हैं। क्या बात है, दिस सो इज ब्यूटीफुल। अमेजिंग सॉन्ग। चलो, सो आगे बढ़ते हैं, एक चीज डिस्कशन कर लेते हैं। एक ऐसी चीज जो आप पहले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब प्राउडली एम्ब्रेस करते हो, ऐसी कोई चीज? ऐसी जो चीज़ जो मैं पहले नहीं एक्सेप्ट एम्ब्रेस नहीं कर पाती करते थी। थे, आप एम्ब्रेस कर पा रहे हो? ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक ऐसी एक चीज़ तो नहीं है, बट सबसे ज़रूरी है ये एम्ब्रेस करना कि आप परफेक्ट नहीं हो और आप हमेशा सही नहीं हो। सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेहर अपने आप से कहना पड़ता है ये। एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन, सबका अपना अनुभव है, सबका अपना तरीका है। तुम हमेशा सही नहीं हो, वो हमेशा सही नहीं है, तुम परफेक्ट नहीं हो और तुम्हारी सोच सबसे खास सोच नहीं है और तुम सबसे खास इंसान नहीं हो। आई थिंक क्योंकि इतनी स्पेशल फीलिंग लाइफ में आई है ना, उस स्पेशल फील करने के लिए भी कोई झगड़ा नहीं है अब। सो इंसान जब ये मान लेता है ना कि यू आर वन विद इन द बिलियंस, देन यू कैन लिव लाइफ मोर इजिली। जब आप ये मानते हो कि मेरे करने से ही सब कुछ चल रहा है, मेरे करने से ही ब्रह्मांड चल रहा है, आप अपने ईगो से बहुत अटैच हो जाते हो ना, तो हर चीज में दुविधा आती है। पर वो रिलीज कर दो, वो ये मानो और एक्सेप्ट करो कि जो हो रहा है वो हो रहा है, आपको बस वहां रहना है। दैट हैज रियली हेल्प्ड मी। जैसे शायर बोलता है कि हर ईंट को ये शक है कि ये दीवार मुझ पे खड़ी है, करेक्ट। तो वो वाली बात आप कह रहे हो, हट जाए। हट जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये सब कुछ कलेक्टिव है, सब कुछ कलेक्टिव है। ठीक है। आपने एक कोर फिलोसफी की बात करी, ऑथेंटिक लिविंग की। हम्म, तो ऑथेंटिक लिविंग के बारे में कुछ कहना चाहोगे? जैसे जेंजी है या यंग बच्चे हैं, सो उनके साथ वो कैसे ऑथेंटिकली जी सकते हैं, एंड कैसे ऑथेंटिकली, क्योंकि ऑथेंटिकली जीना इज नाउ डेज वो दिक्कत होती जा रही है। सो कुछ कहना चाहेंगे ऑथेंटिकली लिविंग पे, या इनसाइड आउट लिविंग जिसको बोलते हैं कि जो मेरी आत्मा से स्वीकृत है मैं वही बात करूं, ना कि मैं दूसरों को इन्फ्लुएंस होकर बात करूं। समवेयर दोनों बातें नियर ही हैं। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट पहली बात तो कि आज की दुनिया में ऑथेंटिक लिविंग क्या है। क्योंकि कोई इंसान अगर रिबेलियन से जिए और बोले भाई मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं करूंगी, लाइक ए रिबेल के। लाइक रिबेलियन, क्योंकि व्हेन आई वाज यंग आई वाज आल्सो वेरी रिबेलियस। तो उस तरीके से कह सकता है इंसान की ये ऑथेंटिसिटी है। पर आपको पता है ऑथेंट फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर पे भी अगर हम देखें तो कहते हैं कि लव की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ऑथेंटिसिटी की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। क्योंकि जब इंसान ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी में रहना क्या है, उसका मतलब ये है कि ना ही आप अपने साथ झगड़े में हो, ना ही आप दुनिया के साथ झगड़े में हो। बट अगर आप मान लो दारू पीते हो और उसके लिए फिर अपने आप को कोसते हो और अपने साथ झगड़ा करते हो, आप ऑथेंटिसिटी की फ्रीक्वेंसी में नहीं जी रहे हो। क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक बैटल में हो अपने साथ, विचार के साथ, अपने खुद के मॉरल कोड के साथ, अपने खुद के वैल्यूज के साथ। कौन डिफाइन कर रहा है आपके लिए कि यार सिगरेट तो पीती हूँ बट अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, ये छोड़नी है छोड़नी है। कैसे ऑथेंटिकली जी पाओगे? क्योंकि रोज आपकी लाइफ में कोई ऐसी हैबिट है जिससे आप खुद झगड़ा कर रहे हो। ऑथेंटिसिटी तब होती है जब इंसान अपने खुद के साथ झगड़ा नहीं कर रहा है, ना कि किसी और के साथ झगड़ा कर रहा है। अब आप मेरे को कुछ कह दो कि मेहर तुम तो ऐसी हो,
ये तुम्हारी बारे में बात अच्छी नहीं है और मैं अब आपके साथ झगड़ा ले लूं, मतलब मैंने कहीं ना कहीं इतना अपने साथ और अपने एब्सोल्यूट ट्रुथफुल फ्रीक्वेंसी में मैं नहीं हूं कि मैंने अब आपकी बात को इतना जरूरी बना लिया है कि मैं आपकी बात के साथ झगड़ा करने को तैयार हूं। ऑथेंटिसिटी होता है, यस यू हैव ओपिनियन, यू आर राइट, थैंक यू, आई एग्री, बट क्या ये मेरे पे लागू है मेरे लिए? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। आई एम नॉट इन अ बैटल विद यू, यू आर एंटाइटल्ड टू एन ओपिनियन। तो लोग मेरे से कभी कभी पूछते हैं सोशल मीडिया पे, लोग जब आपको इतनी नेगेटिव बातें बोलते हैं आपको बुरा नहीं लगता? मैं बोलती हूँ हाँ एक पल के लिए लगता होगा, बट क्या उस इंसान को ओपिनियन अलाउड नहीं है? क्या हो, क्या वो मुझे देखकर ये बोल नहीं सकता कि बेकार है, जो ये कह रही है गलत है? वो उसका ओपिनियन है, ये जरूरी है? जितना लोग आपको नेगेटिविटी दिखाएंगे आपको उतना ही शीशा दिखेगा और उतना ही आप समझ पाओगे कि आप कौन हो। फॉर मी दैट इज ऑथेंटिसिटी, looking at yourself in relationship to everything and understanding who you are and not being in a battle with yourself, making your choices for yourself without having to fight. Wow. So it helps to understand the criticism way better. 100%. So, Criticism is a very important thing, very important. तो जितने भी लोग एम्प्लॉयज बड़ा तंग रहते हैं कि हमारे बॉस हमें बड़ा क्रिटिसाइज करता है, बार बार नीचे खींचता है, Hmm. तो एवरीवन इज अलाउड टू हैव ओपिनियन Of course. एंड यू आर अलाउड टू हैव योर ओन हैप्पीनेस. Absolutely. And अगर आप ये सोच के देखो, अगर मैं आपको ही पोज करूं एक क्वेश्चन, हम अगर एम्बॉडीमेंट की बात कर रहे हैं, जो इंसान ऑथेंटिक होगा, आप मुझे खुद बताओ उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज जो अपने में संतुष्ट है और अपने आप के साथ एक बहुत ही ऑनेस्ट रिलेशनशिप में कि हाँ मेहर तुझ में ये खामी है पर तुझ में ये खूबी भी है, हाँ मेहर तू ये बात नहीं जानती है बट तू ये बात भी जानती है। There is a balance between what is known and what is not known, between achievement and failure, between love and hatred, between criticism and encouragement and compliments. तो आप खुद बताओ जो इंसान ऑथेंटिकली जी रहा होगा उसकी खुद की बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? वेरी फर्म, Yes, grounded. confident, What else? and Confident, relaxed. relaxed, because they don't have to prove anything now. They don't have to be like एंड मैंने करा ये लाइफ में, ये कितनी हार्ड प्रूव करने की कोशिश करी कि मैं कितना प्यार करती हूँ किसी से। अब वो भी नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बस प्यार में जीना है, जिस तक वो पहुंचना है वो पहुंचेगा। जिस दिन प्यार को प्रूव करने के पीछे हम चले गए तो वो तो प्यार का एक एंटीथीसिस हो गया वो। तो ये सब भी समझ आता है धीरे धीरे। तो ये मेरे को ना बड़ा बैलेंस पर्सपेक्टिव से रिलेट कर रहा है, दिस कॉल्स टू द पॉइंट कि बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना है हर चीज में. एब्सोल्युटली, एक मिडिल पाथ, मिडिल. एक मिडिल पाथ जरूरी है। अब अगर मैंने आपका ओपिनियन अपने ओपिनियन से ऊपर रख दिया, समाज का, मान लो आप समाज हो और मैंने ये कहा समाज ही सही है मैं तो गलत हूं, तो भी पिसोगे। और अगर बोलोगे मैं ही सही हूं और वो तो कभी कोई और सही है ही नहीं, तो भी पिसोगे, क्योंकि तब जब कोई अच्छी फीडबैक लाएगा सुनने को तैयार नहीं होगे। और क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ बुद्धिज्म हूं, मुझे सब कुछ मिडिल पाथ पे ही दिखाई देता है। और एक इंग्लिश में कहावत है, ब्यूटिफुल, एवरीथिंग इन मीडियोक्रिटी इवन मीडियोक्रिटी। मतलब सब कुछ सब कुछ सब कुछ को बैलेंस करें, और बैलेंस को भी कभी कभी बैलेंस होने के लिए एक्सट्रीम चीजें करनी पड़ती हैं। बैलेंस में दिक्कत ये है ना कि बैलेंस इतना ज्यादा बैलेंस ना हो जाए कि आप मीडियोकर फील करने लग जाओ. ये भी आपकी बात सच्ची है, बट आप सोच के देखिए बैलेंस कैसे पैदा होता है। बैलेंस सेंटर में खड़े होने से नहीं पैदा होता। बैलेंस होता, अच्छा आप मान लीजिए एक सीसॉ है, एक सीसॉ पे दो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, तब जाके वहां पर बैलेंस क्रिएट होता है। करेक्ट. तो बैलेंस भी डार्कनेस और लाइट, दो एक्सट्रीमिटी से पैदा होता है। जिस इंसान ने पूरी डार्कनेस नहीं देखी है ना, वो अपनी पूरी लाइट को भी नहीं समझ सकता। तो बैलेंस फील करने के लिए एक डिस्टेंस नहीं चाहिए होता, बैलेंस फील करने के लिए डेंजरस लिविंग चाहिए होती है। जो इंसान टोटल एक्सट्रीम में जा सकता है, फिर वो क्योंकि वहां का रस पी चुका है, वो टोटली दूसरे एक्सट्रीम में जाने को तैयार है, तब उसको बैलेंस समझ आएगा। पर अगर आप पहले से ही बोलने चालू कर दोगे ना बिना अनुभव के, हम तो बड़े बैलेंस्ड हैं, ना ही आपको ये समझ आएगा ना ये, फिर आपको सिर्फ ये फील होगा कि सीसॉ में तो झूला है बट मैं तो झूले के सेंटर में खड़ा हूं, बट यहाँ पर तो कोई झूला हो ही नहीं रहा है।
यहाँ पे तो झूला है ही नहीं। तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए एक साहस चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो शिप्स जो कि किनारे पे ही खड़ी हैं, वो बैलेंस की बात क्या करेंगी? बिल्कुल, बैलेंस की बात तो उसको करने का हक है ना, जो गया है बीच में और बवंडर से बाहर आया है। बिल्कुल, वही तो बात करें, दैट्स इसलिए व्हाट आई एम वो सेइंग। लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, वो बड़े अच्छे लगते हैं सोफ़े पे बैठे हुए, हर जगह पे बैठे हुए, बिल्कुल, लेकिन उनकी आँखों में वो दिखती नहीं है बात, बिल्कुल, क्योंकि कभी कुछ किया नहीं है ना। सही बात है, किया नहीं है तो अनुभव से बोल नहीं पाएगा कभी। सही बात है ये तो वो सच बड़े है। अच्छे लगेंगे आपको, लेकिन उनके अंदर कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ चेंज ही नहीं आया कभी, ट्रांसफॉर्मेशन घटित ही नहीं हुई। बिल्कुल और हमारे आप हमारी फ़िलॉसफ़ी में देख लीजिए, हमारे कल्चर में ही देख लीजिए, तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं ना, इसीलिए शिव भी हैं डिस्ट्रक्शन के लिए और ब्रह्मा भी हैं क्रिएशन के लिए और विष्णु भी है बैलेंस के लिए। सिर्फ़ बैलेंस वाले जो एनर्जी है, सिर्फ़ वो थोड़ी ना ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। और गौतम बुद्ध की मुझे वो ध्यान आती है, जब वो बिल्कुल पतले हो गए थे, बिल्कुल, खाना नहीं खाया उन्होंने, एग्ज़ैक्टली, तो उनके लिए कोई खीर लेके आता है और बोलता है कि एग्ज़ैक्टली, बीड़म को इतना भी मत बजाओ कि मिडल टूट पाथ, जाए और मिडल मत पाथ, छोड़ो। करेक्ट। ये स्पिरिचुअलिटी के लिए भी लोग पता है क्या करते हैं, शरीर को रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने अक्सर देखा है ये, तो सारा टाइम यहाँ पे जीते रहते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स में जीते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में, बट शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, शरीर में कोई लचक नहीं है, कोई ग्रेस नहीं है। जो इंसान स्पिरिचुअली जी रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके शरीर में ग्रेस नहीं है? मैं अक्सर सोचती हूँ ये, जो एकदम डंडे की तरह खड़ा रहता है, कौन सी स्पिरिचुअलिटी है ये? तो ये मेंटल कॉन्सेप्ट है, बट किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करना है, ना ये शरीर को रिजेक्ट करना है, ना ही इस दिमाग को रिजेक्ट करना है, ना ही अपने अनुभव को रिजेक्ट करना है, ना ही अपनी भावना को रिजेक्ट करना है, ना ही समाज को रिजेक्ट करना है, ना ही अपने आप को रिजेक्ट करना है। तो बुद्धिज्म की कोई 3 बातें आप ऐसी बताना चाहोगे जो आज की डेट में हम सबके लिए रेलेवेंट हो, जेन ज़ी के लिए भी रेलेवेंट हो, सबके लिए, मिड एज के लिए भी? एक प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म तो ये है कि सब कुछ हर चीज में, इवन इन हैप्पीनेस, दुख का पोटेंशियल है। हर चीज में, इसमें इसको दुख ही बोलते हैं कि सांसारिक जीवन में दुख है तो इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। वो किसी वजह से दुःख नहीं है, वो वैसे ही दुःख है क्योंकि उसके मूल में दुःख छुपा है। नेचर, उसकी प्रकृति, जीवन, सांसारिक जीवन की प्रकृति में ही दुख है। आप किसी से प्यार करोगे वो छूटेगा, आप कभी बीमार पड़ोगे, कोई मरेगा, कोई बिजनेस लूज होगा, ये होना ही है। तो ये सोचकर चलना कि खुशी रहेगी और सब कुछ परफेक्ट रहेगा, ये एक भ्रम है। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, बट एपथी में नहीं जाना कि ओ सब कुछ दुख ही है तो हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया कर क्यों रहे हैं। अरे क्योंकि सब कुछ दुख है और उसमें दुख की का बीज है, इसीलिए तो और खूबसूरती से जीवन जीना है ना। अगर हम मरने ही वाले हैं तो बदला लेते हैं जीवन को फुल्ली जीकर। एक ये बहुत ब्यूटीफुल मुझे लर्निंग लगती है। दूसरी मुझे लगती है द फोकस ऑन कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? कंपैशन को बहुत लोग डिफाइन भी नहीं कर पाते, उसको लव बोल देते हैं, उसको काइंडनेस बोल देते हैं। कंपैशन होता है कि आप कोशिश करो किसी भी जीव पर कितनी कम सफरिंग लाओ, उतना उतना कम करो। और ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सफरिंग लाओगे नहीं, बट आप उसको कॉन्सेप्ट को अपनी अवेयरनेस में लाओ कि मैं इस सिचुएशन में कितना कम सफरिंग ला सकती हूँ। अब आप चाहे अपने खाने में वेजिटेरियन हो, या आप किसी की लाइफ में कुछ लेकर आए जो उनके पास नहीं है, बच्चों को किताबें खरीदें, किसी की लाइफ में आप अपने चाहे बैठकर घर वालों के साथ बैठकर बातें करें जिनको पीड़ा है। आप अपने काम में, अपनी कॉर्पोरेट जॉब में भी कंपैशनेट एंगल लेकर आए। वो होता है बस ये देखने का तरीका कि जीवन में लोगों के लिए, अपने लिए भी कितना कम सफरिंग लाया जा सकता है। ये होता है कंपैशन। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है, और मैं ये एग्जाम्पल देना बहुत पसंद करती हूँ कि ये जो चश्मा है, इसकी जो रिम है, ये प्लास्टिक से बना है। अब अगर आप जाकर पढ़ेंगे प्लास्टिक किन किन चीज़ों से बना है, आप पढ़ेंगे तो उसमें प्लास्टिक सॉल्ट से भी बना है, प्लास्टिक क्रूड ऑयल से भी बना है, प्लास्टिक कोल से भी बना है। तो अगर आप जाएंगे और पढ़ेंगे कि प्लास्टिक की जो क्या, प्लास्टिक किन किन चीज़ों से बना है, क्रूड ऑयल हो गया या सॉल्ट हो गया। अब ये सॉल्ट भी कहाँ से आता है? समंदर से ना। तो मेरे चश्मे में समंदर है। और अगर आप देखो क्रूड ऑयल की बात करें तो ऑयल कहाँ से आता है? फॉसिल फ्यूल से आता है। फॉसिल फ्यूल के लिए
कितनी प्राणी मरे हैं धरती के नीचे जिनकी वजह से फॉसिल फ्यूल बना है। तो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का मतलब ये होता है कि हमारा एग्जिस्टेंस जो है ना, वो अकेला एग्जिस्टेंस नहीं है। हम एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि कुछ और एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप ये सोचते रहो ना, ओ मेरा संकट मेरा संकट, पर अगर आप ये सोचो कि हर चीज की मोमेंटम है, किसी चीज की वजह से कुछ होता है, किसी चीज की एग्जिस्टेंस की वजह से। अब मेरे माँ बाप नहीं मिले होते, शादी नहीं होती तो मैं पैदा नहीं होती। उनको कहीं किसी से पता नहीं चला होता तो वो नहीं मिलते, वो पैदा नहीं होते। तो इट्स अ साइकिल। इसीलिए तो कार्मा में बिलीव किया जाता है, बिकॉज इट्स अ साइकिल। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। जब आप ये समझ जाते हो ना, जब आप ये समझ जाते हो, आप बहुत हम्बल हो जाते हो। आज आप और मैं भी बैठे हैं, किसी ने हमको कनेक्ट करा है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। तो फिर हम जीवन को इस तरीके से जीते हैं कि आप मेरे से अलग नहीं हो, मैं आपसे अलग नहीं हूं, क्योंकि हर चीज एक दूसरे के साथ बंधी हुई है। So thank you, Meher ji. थैंक यू सो So मच। thank you. So nice to have you in the It was wonderful to talk to you. Thank So you. मिलते रहेंगे. Thank you. Thank you.